वी आर स्टार्टिंग विद एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को ये 10 मार्क्स का आएगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बार किया भी हुआ है। ठीक है, फटाफट देखते हैं कॉन्सेप्ट, रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात करें कि एनपीओ आर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। इनका सिंपल सा काम होता है मोस्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स जो इनके साथ ज्वाइन करते हैं। अगर हम आगे बात करें कि इसके अंदर क्या क्या हमारे पास आता है, तो अगर हम कंपोनेंट ऑफ एनपीओ की बात करें कि एनपीओ के अंदर हमारे पास है क्या क्या, तो हमारे पास चार चीज़ें होंगी। वन इज़ कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आपके पास मोस्टली ऑल तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बना सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बना सकते हैं। बट एज ऑन योर लेवल वी आर जस्ट टेकिंग इट कि सबसे सिंपल आएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बनाना होगा। आपको बैलेंसेस गिवन होंगे स्टार्टिंग के, तो उससे आपको बैलेंस शीट बनाना होगा एंड देन आप जब बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे एट द एंड, तो उससे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के नाम पे हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा और हमें जो बनाना होगा दैट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड अ क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इट्स अ रियल अकाउंट नेचर। इसका नेचर जो होता है रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितना भी आपके पास फंड्स आएगा पूरे साल, वो आप क्या कर लेंगे, वो आप सारा का सारा डेबिट कर लेते हैं। यानी कि जो भी इनफ्लो हो रहा है वो सारा का सारा डेबिट साइड आ जाएगा, जो भी आउटफ्लो हो रहा है वो सारा का सारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आता है दैट इज़ अबाउट द कैश इन हैंड एंड बैंक। आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके कैश इन हैंड है यानी कि हाथ में पड़ा हुआ है, एंड प्लस जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। ठीक है, तो वो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। एंड अ सिंपल वे, जो ओपनिंग वाला है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और जो क्लोजिंग वाला है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे साल जो मर्जी पर्सन आपको जिस मर्जी चीज़ का पैसा देता है, यू जस्ट गो फॉर द डेबिट साइड, और जिस भी चीज़ के लिए आप पेमेंट करते हैं यू विल गो विद द क्रेडिट साइड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टाइम पीरियड किसको बिलोंग करता है। ठीक है, हमने बिलोंगिंग ऑफ टाइम पीरियड नहीं देखना है, सिर्फ पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। विद द हेल्प ऑफ दिस हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड देखिए बोलते ज़रूर हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट प्लीज़ रिमेंबर इट, सबसे पहले डेबिट साइड एक्सपेंडिचर आएगा। रीज़न बीइंग ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जिसका सेंस कहता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सो इसके डेबिट में आप एक्सपेंडिचर लिखेंगे, इनकम नहीं लिखेंगे। सो एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड, इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। सिंपल सी चीज़ है, अगर इनकम क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, एक्सपेंडिचर डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, इसका नेचर होता है नॉमिनल। और सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, आपने ज़्यादा पैसे कमाए हैं और खर्चा कम हुआ है, तो आपके पास पैसे बच जाएंगे, तो उस पैसे बचने को कहा जाता है सरप्लस। पैसे बचने को क्या कहा जाता है, सरप्लस, व्हेन इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। बट इसका उल्टा भी हो सकता है, व्हेन इनकम इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर, तो आपके पास जो फ़र्क आएगा वो आएगा डेफिशिट, यानी कि कमी का हो जाना। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम है, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी कि आपने कमाए हैं 10,000, खर्चा किया है 20,000 का, तो आपके पास जो फ़र्क आएगा दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड डेफिशिट। ठीक है, जब हम एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आता है, ओनली फॉर द करंट ईयर। यानी कि हमारी करंट ईयर में क्या क्या इनकम हुई, हमारा करंट ईयर में क्या क्या खर्चा हुआ, वो सारा का सारा हम किस में लगाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। इसको पैरेललाइजेशन थ्योरी आता है। तो अगर हम देखें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस होते हैं कैश एंड बैंक के। ये हमें निकाल के देता है सरप्लस एंड डेफिशिट। नेचर की बात करें तो इसका नेचर रियल अकाउंट का होता है, इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। साइड की बात करें तो डेबिट साइड इनफ्लो ऑफ कैश, क्रेडिट साइड आउटफ्लो ऑफ कैश। सेम वे डेबिट साइड ऑल द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज, क्रेडिट साइड ऑल द इनकम एंड गेन्स। बैलेंसेस इसके अंदर कैश और बैंक के बैलेंसेस होते हैं, इसके अंदर सरप्लस या डेफिशिट होता है।
यहाँ पर सभी टाइप की, चाहे कैपिटल ट्रांजैक्शन हो चाहे रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हो, रिकॉर्ड होती हैं। यानी कि हमें यहाँ पे नहीं देखना होता कि किस वजह से पैसा आ रहा है या जा रहा है, बस हमें लिख लेना होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आती हैं, यानी कि उस साल की ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से हमें इनकम या एक्सपेंसेस हुए हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एडजस्टमेंट, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। रीजन भी आपको पैसा आया, आपने डेबिट कर लिया, पैसा गया, क्रेडिट कर लिया। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या होती है, एडजस्टमेंट्स होती हैं। यहाँ पर कैश आइटम नहीं आती, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, जब जब पैसा आएगा वो डेबिट, जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चीज़ें नहीं आती हैं, रीजन बिंग दैट इज़ अ नॉन कैश आइटम, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती हैं। ठीक है, ओके। देन वी हैव अ बैलेंस शीट। अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करें तो सिंपल सी चीज़ें हैं। असेट साइड्स आपको सारे के सारे एसेट दिए होंगे, लाइबिलिटीज़ में आपके पास लाइबिलिटीज़ होंगी। जब आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल अप करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द कैपिटल फंड, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द कैपिटल फंड। कैपिटल फंड एक सिंपल सी चीज़ है क्या, कि आपके पास कैपिटल बेस कितना है, यानी कि आपका जो भी एनपीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने रिसोर्सेज के पैसे लगे हुए हैं। लेट्स से सपोज ये 10 लाख रुपए के आपके एसेट हैं, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, इसका मतलब क्या हो गया, 8 लाख रुपए के हमारे पास क्या है, कैपिटल फंड है। 8 लाख रुपए का क्या है हमारे पास, रिसोर्सेज हैं। दैट रिसोर्सेज इज बेसिकली कॉल्ड कैपिटल फंड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से आपके पास क्या निकल के आएगा, कैपिटल फंड। समराइज करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से क्लोजिंग कैश निकल के आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट निकल के आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्लोजिंग बैलेंस शीट की, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, वही सेम, जितने भी एसेट्स हैं वो आप डाल देंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो आप डाल देंगे। आपके पास ओपनिंग बैलेंस से, आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द जो बैलेंस शीट बनाई है, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकल के आया होगा। वो कैपिटल फंड आपने यहाँ पर रखना है, और इसके अंदर अगर सरप्लस हुआ है तो प्लस कर देना है, डेफिसिट हुआ है तो माइनस कर देना है। और सरप्लस और डेफिसिट कहाँ से निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट से। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा, वहाँ से कोई एक चीज़ निकल के आएगी, सरप्लस या डेफिसिट। उस सरप्लस या डेफिसिट को आपने पिछले साल, यानी कि स्टार्टिंग में जो कैपिटल फंड है, जो अभी हमने 8 लाख जैसे आया था, ये 10 के एसेट हैं, 2 की लाइबिलिटी है, तो 8 लाख का कैपिटल फंड हो गया। और मान लो इस साल आपने 2 लाख रुपए और कमाए, तो 8 पिछले स्टार्टिंग से जो है, 2 इस साल का सरप्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल सी चीज़ कहता है क्या, आपका अगर एक स्पेसिफिक फंड है तो जो भी उस फंड से रिलेटेड खर्चा है वो उसमें से माइनस होगा, और जो भी उस फंड रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो उसमें से माइनस होगा, और जो भी फंड रिलेटेड इनकम है वो सारा उसके अंदर प्लस होगा। यानी कि आपने एक स्पोर्ट्स फंड बनाया है या आपने एक जन्माष्टमी फंड बनाया है, तो इन दोनों से रिलेटेड स्पेसिफिक हो गए ना, इनका नाम है प्रॉपरली, जिनका स्पेसिफिकली नाम होगा आपके पास, उनसे आया हुआ पैसा आपने उसी में ऐड करना है, और उनसे गया हुआ खर्चा, उनमें से जो खर्चा हो रहा है उसी में से माइनस करना है। अगर आपके पास नॉन स्पेसिफिक फंड है, जिस फंड का कोई नाम नहीं है, तो नॉन स्पेसिफिक से जो कमाओगे वो आप क्या मान सकते हैं, इनकम मान सकते हैं। एंड अगर खर्चा हुआ है तो उस खर्चे को इसमें से माइनस करके आपके पास जो बच जाता है, अगर बच गया तो इनकम हो जाएगा, अगर नहीं बचा तो खर्चा हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे बहुत अच्छा, एक एक करके फटाफट करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए फंड बेस में एक सिंपल सा आपके पास एक मैच फंड है। मैच फंड क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। उस मैच फंड का बैलेंस ऑलरेडी कितना पड़ा है, 10,000। आपको डोनेशन आई 20,000 रुपये की, तो 10,000 पहले से पड़ा है, स्पेसिफिक फंड है, तो ये 10,000 इसी 20,000 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 30,000 हो गया। उसमें से आपने खर्चा किया 45,000। आपने खर्चा कितने का किया, 45,000 का। अब देखो आपके पास फंड में पैसा कितना था, 30,000। आपने खर्चा कितने का कर दिया, 45 का, तो 15,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना। जब आपके पास एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, पैसे बचे ही नहीं है फंड में, तो ये क्या बुक किया जाएगा,
एक्सपेंस बुक किया जाएगा, तब हम इसे क्या बुक करेंगे, एक्सपेंस बुक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखो स्पेसिफिक फंड था तो आने वाली इनकम भी उसी फंड में ऐड हुई और आने वाला खर्चा भी उसी फंड में से माइनस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मान लीजिए गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट आपको एक ग्रांट दे रही है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक है तो क्या होगा, लाइबिलिटीज़ में दे रखा होगा, खर्चे कर लो माइनस, इनकम कर लो ऐड। अनस्पेसिफिक है और गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है तो इनकम है, यानी कि गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको पैसे दे दिए, उसने कहा जो मर्जी करो, तो वो आपकी क्या है, इनकम है। बट अगर वो बता रही है कि आपने उस पैसे का क्या करना है, तो वो क्या है, आपका लाइबिलिटी होता है, उसी में से खर्चा माइनस, उसी में इनकम प्लस। जैसे लेट्स से स्पेस गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 90 लाख रुपए का कोविड वैक्सीनेशन के लिए। अब स्पेसिफिक हो गया कि आपको कोविड वैक्सीनेशन के लिए 90 लाख रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने, आपने 80 लाख रुपए का क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। अब क्योंकि स्पेसिफिक है तो कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि स्पेसिफिक है तो कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटीज़ में। आपने गवर्नमेंट ग्रांट लिखा 90 लाख, उसमें से स्पेसिफिक खर्चा 80 लाख का माइनस किया, आपके पास 10 लाख रुपए बच गए एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन्यूटी फंड हो, आपके पास एंडाउनमेंट फंड हो, एक जैसे से वर्क करेंगे। एंडाउनमेंट फंड के अंदर भी आपको एक स्पेसिफिक फंड है, आपका एन्यूटी फंड भी क्या है, एक स्पेसिफिक फंड है। आपके लिए सिंपल सी चीज़ है, फंड है। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि ये क्या क्या होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्विक रिवीजन में। एन्यूटी फंड का भी सेम है, इट अ स्पेसिफिक फंड। इससे रिलेटेड जो खर्चा होगा वो इसी फंड में से माइनस होगा, इससे रिलेटेड जो इनकम होगी इसी फंड में ऐड होगी। लास्ट में जो पैसा बच जाता है वो लाइबिलिटी, बट एक्स्ट्रा पैसे अगर खर्च हो जाएं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अब दैट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक फंड। नॉन स्पेसिफिक क्या है, जो आपने कोई भी एक प्रॉपरली नेम नहीं है, बस आपने ऐसे ही पैसा इकट्ठा किया है। लेट्स से सपोज कि मूवी देखने जा रहे थे तो आपने सब लोगों को बोला कि पैसे कंट्रीब्यूट करो, आपके पास 15,000 रुपये आए फॉर द मूवी पर्पस एंड 13,000 आपने क्या कर दिया, उस पर खर्चा कर दिया। तो 2,000 जो आपका बच गया, दैट इज बेसिकली योर इनकम, दैट इज बेसिकली योर इनकम। लाइबिलिटी नहीं होगी, ऊपर अभी क्या था, जो पैसा बच रहा था वो लाइबिलिटी थी, रीजन बीइंग वो स्पेसिफिक फंड का था। बट अगर नॉन स्पेसिफिक फंड है जिसका कोई नाम नहीं है, उसके अंदर कोई भी पैसा आता है और अगर बच जाता है तो क्या कहलाएगा, हमारे पास खर्चा कहलाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द फिक्स एसेट फंड। देखिए फिक्स एसेट फंड में क्या है, मान लीजिए इट्स अ स्पेसिफिक हो गया सबसे पहली बात तो, क्योंकि फिक्स एसेट आप बना रहे हैं। अब जब आप एसेट बना रहे हैं तो इससे आने वाली इनकम इसी फंड में ऐड होगी, इससे जाने वाला खर्चा इसी में से माइनस होगा, वो तो एक नॉर्मल है। बट इसमें एडिशनल क्या चीज़ है, अब जैसे मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, उस फंड में था, डोनेशन आया हुआ था बिल्डिंग के लिए, स्पेसिफिक फंड हो गया। अब आप उस बिल्डिंग को बना रहे हैं, पर बिल्डिंग अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, ठीक है, पूरी तैयार नहीं हुई है। बट देखो जितना भी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसकी कुछ तो वैल्यू होती है। लेट्स से सपोज ये बिल्डिंग अभी आधी तैयार है और इसकी वैल्यू है 15 लाख रुपए। इसकी वैल्यू कितनी रुपीज़ है, 15 लाख रुपए। तो आपने इतने का बिल्डिंग तैयार कर लिया ना, 15 लाख रुपए की बिल्डिंग अप्रॉक्स क्या हो गई, तैयार हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन को, कैपिटल फंड ऑलरेडी आपके पास कितने का है, 10 लाख का है। पर आप एक चीज़ समझो, जब आप 15 लाख की बिल्डिंग तैयार कर लोगे तो आपके पास 15 लाख के और एसेट तैयार हो गए, तो मेरा कैपिटल फंड 25 लाख रुपए का नहीं हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट गाइस, आप एक एसेट तैयार कर रहे हो तो जितना एसेट की वैल्यू तैयार होगी वो आपका क्या इंक्रीज कर देगी, कैपिटल फंड को इंक्रीज कर देगी। तो यू कैन सी, देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग आई आपके पास 5 लाख, 12 लाख रुपए का आपने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। और कंस्ट्रक्शन इज डन विच इज इन WIP। WIP का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी वर्क इन क्या है, प्रोग्रेस है। तो आप एक सिंपल सी चीज़ समझो, देखो 15 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी पड़े थे, 5 लाख रुपए और आ गए डोनेशन के, प्लस हो गया 12 लाख रुपए का आपने खर्चा किया। पर देखो जो 12 लाख रुपए का आपने खर्चा किया वो किस पे किया, एक एसेट बनाने के लिए किया, और वो एसेट आपका क्या क्रिएट करता है, कैपिटल फंड क्रिएट करता है। ऊपर हम एक्सपेंसेस को सिर्फ माइनस करते थे, ऊपर जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स फंड आया था, मैच फंड आया था, टूर्नामेंट फंड आया था, उसमें क्या था, इनकम ऐड करो, एक्सपेंस माइनस करो, लाइबिलिटी बच गई। यहाँ पर क्या है, जब भी कोई बिल्डिंग तैयार होगी, क्योंकि आपका एक एसेट तैयार हो रहा है, तो आप उस खर्चे को कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करोगे कि भैया इतने का एसेट और तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले एक कार है एंड लेट्स से सपोज वो 10 लाख की है, अब आपने एक और कार खरीदी 12 लाख की, तो लेट्स से सपोज अब आपका टोटल एसेट कितना होएगा, 22 लाख हो गया ना।
कि आपके रिसोर्सेज बढ़ गए ना, एंड दैट रिसोर्सेज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 12 लाख की एक बिल्डिंग तैयार कर लिया है। तो वो बिल्डिंग खर्चा नहीं होता है, वो बिल्डिंग क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट है तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगा। तो 20 लाख का था, 20 लाख में से 12 लाख का खर्चा हो गया, वो कहाँ पे चला गया, कैपिटल फंड में। 8 लाख एज इट इज बच गया, और कैपिटल फंड में जाके बिल्डिंग क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 12 लाख रुपए। तो अब ये कितने की होगी बिल्डिंग आपके पास, 22 लाख रुपए की होगी। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे ही आपने बिल्डिंग यहाँ पर ऐड करी वैसे ही आपका एसेट तैयार हो गया, वैसे ही आपका एसेट भी तो तैयार हो गया। तो आपने दूसरा इफेक्ट यहाँ पर भी दिखाना है। गेटिंग द पॉइंट। अगर ये आता है तो इट्स इंपॉर्टेंट, क्या अगर आपका कोई एसेट तैयार हो रहा है तो आप जो भी पैसा खर्च करेंगे वो सारा का सारा आपका कैपिटल फंड में जाके ऐड होगा, और उसी के अगेंस्ट उतने का ही आपका क्या क्रिएट होगा, एसेट क्रिएट होगा। उतने का ही आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, एसेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट द फंड। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमने पहले भी किए थे, तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, सो फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। शो दिस आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में दिखाना है। सिंपल सा फंड है, स्पेसिफिक फंड है, तो होने वाला खर्चा उसी में से माइनस होगा, उसी में से इनकम जो है प्लस होगी। अगर कोई एसेट क्रिएट हुआ है तो एसेट साइड आ जाएगा। नॉन स्पेसिफिक फंड है तो जितना फंड आया है उसमें से खर्चा माइनस करो, अगर पैसे बच गए तो आपकी इनकम है, अदरवाइज आपका खर्चा है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, स्पोर्ट्स फंड उन्होंने दिया हुआ है 1/4/2015 को 35,000, तो ओपनिंग दिया हुआ है, ये हमारे पास इतना पैसा था। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा एसेट हो जाएगा कि भैया हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पैसा आया। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, ये माइनस हो जाएगा, स्पोर्ट्स प्राइज दे रहे हो। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट माइनस हो जाएगा। जनरल फंड, हमें क्या पता, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो जनरल फंड का मतलब क्या है, नॉर्मल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो जनरल फंड में जितना पैसा है उसे हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। जनरल फंड में पैसा आया, उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और जनरल फंड से आने वाली इनकम, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी ना। देख रहे हो, इंटरेस्ट तो स्पोर्ट्स फंड से भी आ रहा था, बट वो क्या था, स्पेसिफिक, इसलिए हमने स्पोर्ट्स फंड में ऐड करना है। जनरल फंड की आने वाली इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट तो इस पर भी आ रहा है, बट ये क्या है, हमारी इनकम है। ये हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट। गेटिंग द पॉइंट गाइस। देखो, स्पोर्ट्स फंड 35 का था, इंटरेस्ट आया प्लस कर दिया, डोनेशन आया प्लस कर दिया, स्पोर्ट्स फंड के जो अवार्ड हुए, एक्सपेंसेस हुए, सब माइनस कर दिए, और जो बचा वो लास्ट में यहाँ पर क्या बच जाएगा, लाइबिलिटी बच जाएगी। हमने दोनों जगह इन्वेस्टमेंट करी है, वो आपके एसेट साइड आ गई। जनरल फंड में 80,000 रुपये का था, ये हमारी लाइबिलिटीज़ में आ गया, और इस 80,000 से कमाया गया इंटरेस्ट क्या कहलाया, हमारी इनकम कहलाया। ठीक है गाइस, गेटिंग द पॉइंट, सिंपल। ओके, सो ये पहले भी होमवर्क था एंड मुझे पता तुमने तो किया नहीं होगा। चलो जल्दी से करो, 2 मिनट आपके पास, फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गाइस देखिए क्या दिया हुआ है। प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ क्वींस क्लब 31 मार्च 2019 की बात कर रहे हैं। आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है। कैपिटल फंड क्या होता है कि आपके क्लब के पास कितने के एसेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसने जो बातें की हैं वो किसके बारे में बात की है, बिल्डिंग फंड के बारे में बात की है। तो बिल्डिंग फंड हमारा स्पेसिफिक फंड हो गया, ऑलरेडी 4,80,000 है। डोनेशन आई है बिल्डिंग के लिए, वो हम प्लस कर देंगे। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टेड, हमने क्या किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया। तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा आपका क्या बन जाएगा, वो पैसा आपका एसेट बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट आया बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे, वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। देन एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपने खर्चा किया है वो बिल्डिंग फंड में से माइनस हो जाएगा। और जितने का आपने खर्चा किया है इसका मतलब है उतने का ही एसेट क्रिएट हो गया, और जितने का एसेट क्रिएट होगा उतना हम कहाँ पे शो कर देंगे, बिल्डिंग साइड शो कर देंगे, एसेट साइड शो कर देंगे। तो इसका मतलब है अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें बैलेंस शीट आएगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने लिखा, लेट्स सपोज कि हमारे पास कैपिटल फंड कितना है,
कैपिटल फंड का मतलब हो गया हमारे टोटल एसेट्स कितने के हैं। तो टोटल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करने से, वो हैं 10,80,000 रुपये के। इसके अंदर एक बिल्डिंग फंड है हमारे पास, एंड बिल्डिंग फंड इज़ रुपीज़ 4,80,000 रुपीज़ का हमारे पास बिल्डिंग फंड है। उसके अंदर हमारे पास डोनेशन आ गई, कितने की आ गई, 6 लाख रुपीज़ की हमारे पास डोनेशन आ गई, तो हमने उसी में प्लस कर दिया। हमने बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट करी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट किया 4,80,000 रुपये, तो ये हमारा क्या है, असेट्स है, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ है। तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास 4,80,000। 48,000 का आपको इंटरेस्ट आया है, तो आप इंटरेस्ट भी इसी में प्लस कर देंगे 48,000। ठीक है, तो टोटल पैसा जो आपके पास है फॉर द बिल्डिंग फंड वो कितना है, 4,80,000 प्लस 6 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 6 लाख प्लस 48,000, फिर इट कम्स 11,28,000। ठीक है जी। अब इतने में से आपने 3,60,000 का क्या बना लिया, बिल्डिंग में खर्चा कर दिया। यानी जब आपने एक एसेट के लिए खर्चा किया तो उतना एसेट क्रिएट होगा, उतना एसेट क्या होगा, क्रिएट होगा। तो हमने यहाँ से किया लेस एक्सपेंसेस 3,60,000। तो इसका मतलब है अब हमारे पास कितने की लाइबिलिटी रह गई, यानी कि कितने का पैसा रह गया जो हमें बिल्डिंग पे लगाना है, वो है 7,68,000 का। अपार्ट फ्रॉम दैट 3,60,000 का एसेट क्रिएट हुआ आपके पास, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग कि भैया कितने की, 3,60,000 रुपये की बिल्डिंग तैयार कर ली है, जो WIP है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे बिल्डिंग कितने रुपए की, 3,60,000 रुपये की, यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास टोटल बेस कितना हो गया, 13 लाख, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 10,80,000 प्लस 3,60,000 विल गिव यू 14,40,000। 14,40,000 रुपीज़ आपके पास आ। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट जो आपको ये टूर्नामेंट फंड के लिए करना था। आई होप सबको क्लियर है।